हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और हम लोगों ने पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 5 शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो उसमें हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे, हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसको पूरा डिटेल से समझेंगे कि प्रेसिडेंट्स की क्या पावर होती हैं, इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट कैसे होता है, वीटो पावर क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट की। ठीक है, इसको पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। और चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट, देखिए, ये रॉबर्ट शुलर हैं, डॉक्टर रॉबर्ट शुलर। ये बोलते हैं कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं पहले आपको बता देता हूं और उसके बाद हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, ये सच है कि जो टफेस्ट टाइम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फॉरएवर लास्ट नहीं करते हैं। एज लॉन्ग एज यू रिमेन स्ट्रांग, आप लोग उसके थ्रू आप उसको पार कर सकते हैं आराम से। जो ह्यूमन स्पिरिट है उसने कई बार दिखाया है और प्रूव भी किया है कि इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग इट थ्रू टफ टाइम्स एंड गेटिंग टू द एंड गोल्स। तो आप भी कभी गिव अप मत करिए, अपने काम को हमेशा फाइट करते रहिए इस अपने स्पिरिट से पूरा, और अपने काम में एक्चुअली लगे रहिए। आप ज्यादा उसको सोचिए मत। आप सोचते हैं ना तो आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। आप उसको बिल्कुल मत सोचिए, सिर्फ आप एक सिंगल माइंडेड होकर के अपने काम पे फोकस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्रेसिडेंट। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड और ब्रीफ बताता हूं इसको पढ़ाने से पहले। देखिए, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो फॉलो करती है मॉन्टेस्क्यू मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये फॉलो करती हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी मॉन्टेस्क्यू मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट में। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। फिर हम लोग बोलते हैं कि जो प्रेस भी होती है ना, वो 4th पार्ट होता है इसका। फिर उसके बाद देखिए, जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो है पार्लियामेंट, और उसमें 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसमें देखिए कौन कौन होते हैं। पहला तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपसे पूछ सकता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन है। तो पहला होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरा होता है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया इसमें, और अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये होते हैं एग्जीक्यूटिव। अब देखिए आगे शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्टिकल जो 52 है, आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, ठीक है। और आर्टिकल 50 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है ना यूनियन की, वो एक्सरसाइज की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, या तो डायरेक्टली या थ्रू ऑफिसर्स जो उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, इन सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम लोग कुछ कैटेगरीज में अगर इसको हम डिवाइड करें, तो हम लोग देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है उसमें पीएम अपॉइंटमेंट करता है, इसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट पीएम को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। लेजिस्लेटिव में ये क्या करता है? प्रेसिडेंट ये सम्मन करता है हाउस को, प्रोरोग करता है, डिसॉल्व करता है लोकसभा को, और कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता जब तक उसके इसमें साइन नहीं हो जाते हैं। इसी तरह प्रोमलगेट करता है ऑर्डिनेंस भी। जुडिशरी में ये क्या करता है? अपॉइंटमेंट करता है सीजीआई को, जजेस ऑफ हाई कोर्ट और क्लीमेंसी। मिलिट्री में क्या करता है? प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का, और इंट्रोड्यूस भी कर सकता है इमरजेंसी। देखिए, फाइनेंशियल में क्या है? जो मनी बिल है
वो कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद हिज एसेंट, और इसके पास क्या होता है, कंटिजेंसी फंड भी होता है। बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक में देखिए क्या है, ये सेंड और रिसीव करता है एम्बेसडर ऑफ, और ठीक है, रिसीव और सेंड करता, देखते हैं दूसरी कंट्रीज में एम्बेसडर्स आते हैं यहाँ पे, तो उनको ये सेंड और रिसीव करते हैं। जितनी भी ट्रीटीज होती हैं वो इनके नाम पे ही सारी एग्जीक्यूट की जाती हैं प्रेसिडेंट के। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ था प्रेसिडेंट के बारे में। आगे चल के देखते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो आर्टिकल जो 58 है ना, जो आर्टिकल 58 है वो आपको बताता है कि क्या क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट के लिए। तो सबसे पहले तो ये बहुत कॉमन जो रहती है कि वो इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, और दूसरा देखिए है कि एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, ये 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। और जो तीसरा जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और वो क्वालिफाइड होना चाहिए अपनी कैपेसिटी में लोकसभा मेंबर बनने के लिए। ये इसकी तीसरी कंडीशन है। तो ये भी पढ़ लिया हमने। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो प्रेसिडेंट सेल बी इलेक्टेड बाय, कुछ मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। अब वो इलेक्टोरल कॉलेज किन किन चीजों में कंसिस्ट होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो इलेक्ट होता है इनडायरेक्टली बाय द पीपल। तो इनडायरेक्टली बाय द पीपल का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली बाय द पीपल का मतलब होता है कि जिन लोगों को हम लोग चुन के भेजते हैं, वो लोग हमारे ऑन बिहाफ वोट करके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, ठीक है, बाय अ सीक्रेट वॉलेट। अब देखिए, ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब जो इलेक्टोरल कॉलेज किन किन लोगों में कंसिस्ट होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें देखिए, पहला क्या है कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, बहुत से लोग नॉमिनेटेड भी समझने लगे हैं। लेकिन कौन लोग हैं? ये लोग इलेक्टेड लोग हैं ऑफ किसके? पार्लियामेंट के। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है यहाँ पे। तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, नॉमिनेटेड नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और यहाँ भी देखिएगा नॉमिनेटेड नहीं है। फिर जो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, उसमें क्या हुआ कि जो इलेक्टेड एमएलएस थे ना, कहां से? यूनियन टेरिटरी, दो यूनियन टेरिटरीज केवल। पहली कौन सी थी? पहली थी दिल्ली, और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी पुडुचेरी, ठीक है। इन लोग को भी इंक्लूड किया गया था इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे वोटिंग होती है, कैसे वोट बनता है हर एक मेंबर का, उसके प्रोसेस को समझते हैं। अभी तो हमने देख लिया कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जितनी आपने नंबर ऑफ सीट्स जीती हैं पार्टी के द्वारा, वो प्रोपोर्शनल होती हैं कि नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड के लिए, ठीक है। तो इंडिया में देखिए क्या है कि 16th लोकसभा थी, उसमें बीजेपी का जो परसेंट कितना वोट मिला था, 33% वोट मिला था। और जो लोकसभा में परसेंटेज था उसका, वो था 52, और बीएसपी को 11 मिला था, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 1985 में देखिए कांग्रेस को मिला था 48% वोट शेयर, और 75% सीट्स थी उसकी लोकसभा में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को एक तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिल रहा है कि 25% वोट शेयर है तब भी 2 सीटें मिली हुई हैं, ठीक है। तो आर्टिकल जो 56 है ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो इसकी बात करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। इट एम्स टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड पैरिटी बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट।
यहाँ पे आर्टिकल 56 रोल प्ले करता है। अब हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला क्या है। देखिए, दो यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको बताई 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आई। अब स्टेट्स देखिए, अभी जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज हो गया, तो ये भी चेंज हो जाएगा, उसको आप चेंज कर लीजिएगा। तो हम लोग बेसिकली फॉर्मूले की बात करते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर मान लीजिए हमको एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है प्रेसिडेंट के लिए, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर हमको वोट निकालना है एमएलए का, तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस जो है वो ये है कि हम पॉपुलेशन जितनी भी है स्टेट की, ठीक है, पॉपुलेशन जितनी होगी स्टेट की, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कि कितने इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हैं, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से, ताकि उसका फिगर जो है वो लोअर डाउन किया जा सके। तो जो लास्ट मतलब इलेक्शंस में जो वैल्यू थी वो 7 थी सिक्किम के लिए, और 208 थी वो यूपी के एमएलए के लिए। अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कैसे वोट निकालते हैं? कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी एक वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, उसकी एक वोट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो होंगे, जो असाइन किए गए होंगे टू ऑल इलेक्टेड एमएलए के लिए, यानी कि जो टोटल वैल्यूज होगी ना, टोटल एमएलए की जो वैल्यू होगी, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं जितने भी टोटल नंबर होंगे इलेक्टेड एमपीज में। तो ये 543 प्लस 233 है, इसको ऐड कर देंगे। तो 2012 में जो एक एमपी की वैल्यू आई थी, वो आई थी 708। और हम लोग देखिए 1971 के सेंसस से हम लोग पॉपुलेशन का मेजर करते हैं, ताकि किसी स्पेसिफिक स्टेट जिसमें पॉपुलेशन बूम हो रहा हो और उसको फायदा ना मिले इस चीज का, पॉपुलेशन किसी चीज के लिए इंसेंटिव ना बने। क्योंकि देखिए, बहुत सी स्टेट्स हैं जो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही हैं, तो उनके लिए चीजें डिसएडवांटेजियस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 1971 सेंसस का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था वोट निकालने के लिए। अब देखिए, ये हम लोगों ने देख ही लिया है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए, जो कैंडिडेट है, अगर उसने मोर देन 50% वोट, जो कि वैलिड वोट है, और उसको इलेक्टेड डिक्लेयर करते हैं अगर उसने वो ऑब्टेन कर लिए हैं। देखिए, ये भी मैंने आपको बता दिया, जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द यूनियन by having been elected by parliament, and he is also the head of the state by having been elected by state। और ये फॉर्मूले भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि पॉपुलेशन लेते हैं स्टेट की 1971 के सेंसस के बेसिस पे, और उसको डिवाइड करते हैं कि कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली में, और फिगर का थोड़ा कम हो जाए उसको करने के लिए डिवाइड कर देते हैं 1000 से। और 1 एमपी की वैल्यू की वोट निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला ये है कि टोटल एमएलए वोट वैल्यू क्या है, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से। अब देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, इस टर्म को हम लोग थोड़ा समझते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है कि देखिए, जो इलेक्टर होता है ना, उसके पास राइट होता है इंडिकेट करने का। देखिए, मान लीजिए कोई स्लिप दी गई, ठीक है, इलेक्टर को, कोई जो इलेक्ट कर रहा हो, अब उसमें प्रेफरेंसेस रहती हैं कि आप 1 2 3 4 आप किसको नॉमिनेट करना चाह रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको सबको ही, आपको पूरी लिस्ट भरनी ही हो, आपका जितना मन हो आप उतनी चॉइसेस उसमें डाल सकते हो। तो मान लीजिए सबने अपनी अपनी लिस्ट भर के जमा कर दी, ठीक है, तो अब पहला राउंड हुआ। पहला राउंड में जब काउंटिंग हुई, प्रेफरेंस सबकी प्रेफरेंस देखी गई। अगर कोई कैंडिडेट है ना, ठीक है, उसने अगर ग्रेटर देन 50% वोट्स को सिक्योर कर लिया है, तो फिर उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले कैंडिडेट जो है वो पहली बार में सिलेक्ट नहीं हुआ, 50% वोट नहीं मिला है उसको, तो फिर क्या होता है? ठीक है, तो फिर देखिए, देखते हैं कि जो सबसे जो लीस्ट प्रेफरेंस वाला जो था, फिर हम लोग देखते हैं कैंडिडेट जो लीस्ट प्रेफरेंस वाला होता है ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, उसको एलिमिनेट करते हैं। फिर सेकंड राउंड की काउंटिंग होती है,
और फिर से वोट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेकंड नंबर के हिसाब से। ठीक है, फिर जब से फिर से सेकंड नंबर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो सबको फिर से वोट मिलेंगे। तो इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक केवल एक कैंडिडेट नहीं बचता है और उसको 50% या तो वोट नहीं मिल गए होते हैं। तो देखिए 1977 में क्या हुआ था, अनअपोज्ड थे, इलेक्ट हुए थे जो प्रेसिडेंट थे, और 1969 में इलेक्ट हुए थे एट द एंड ऑफ सेकेंड काउंटिंग। अनअपोज्ड इलेक्टेड का मतलब होता है कि मतलब कोई भी नहीं खड़ा हुआ था उनके अगेंस्ट में, और जो वीवी गिरी थे, ठीक है, इसमें वो सेकंड काउंटिंग में सिलेक्ट हुए थे। फिर और बाकी सब साल में आपका रिजल्ट जो है वो पहली ही काउंटिंग में आ गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइम क्या होता है इलेक्शन होल्ड करने का। देखिए कोई भी बॉडी है तो इलेक्शन जो होता है, अगर किसी का टेन्योर एंड हो रहा है तो उससे पहले ही हम लोग इलेक्शन करवा लेते हैं, या तो अगर डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल हुआ हो, उस वजह से अगर वैकेंसी क्रिएट हुई हो तो फिर करा लेते हैं। तो जो इलेक्शन जो होते हैं इस कंडीशन में, डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल में, तो इसमें जो इलेक्शन होता है इट शैल बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ वैकेंसी। विद इन 6 मंथ जो है हमको इलेक्शन करवाना पड़ता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। आइए आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि व्हेन देयर इज वैकेंसी फॉर प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट तरह कौन एक्ट करता है, कौन प्रेसिडेंट बनता है। अगर वैकेंसी है, आप लोग सोच के बताइएगा कि अगर वैकेंसी है हुई है प्रेसिडेंट के लिए तो कौन बनता है प्रेसिडेंट। देखिए कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनता है अगर वैकेंसी है, नोबडी। केवल उनकी ड्यूटी डिस्चार्ज की जाती है। वैकेंसी क्रिएट होने पे कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो डिस्चार्ज करता है केवल ड्यूटी प्रेसिडेंट की। और अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस वैकेंट है तो देखिए फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो डिस्चार्ज करता है ड्यूटी। अब देखिए ये सिचुएशन जो थी वो अराइज हुई थी, एक ही बार हुई है आज तक, 1969 में। जो वीवी गिरी थे वो कंटेस्ट करना चाहते थे इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने पास किया प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट 1969। तो अगर तो इसमें क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो डिस्चार्ज कर रहे थे फिर ड्यूटी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी ऑफिस वैकेंट है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट वो डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये शायद अभी चेंज हो गया है, कुछ जज कितने हो गए हैं इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्यूट की। अगर डिस्प्यूट होता है इलेक्शंस में लेकर के तो इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन जो है वो कहाँ पे होता है, कौन फाइल कर सकता है डिस्प्यूट को। ठीक है, देखिए अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो केवल अफेक्टेड पार्टी होगी ना, अफेक्टेड पार्टी में कौन आते हैं, जो कैंडिडेट्स होंगे जो लड़ रहे हैं और जो वोटर्स होंगे, ठीक है, जो वोट कर रहे हैं, तो ये अफेक्टेड पार्टी हैं, ये फाइल कर सकते हैं डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट को फाइल कर सकते हैं कंट्री के कैंडिडेट्स और मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, और कहा, केवल सुप्रीम कोर्ट में। और ग्राउंड क्या होगा, ग्राउंड देखिए केवल ये होगा कि वायलेशन जो है वो एक ग्राउंड हो सकता है। और ये देखिए क्या है, इफ एन असेंबली जो है वाज डिसॉल्व्ड इट कैन नॉट बी टेकन एज ग्राउंड। ये सब ग्राउंड नहीं हो सकते हैं। वी विल नॉट वेट फॉर एनीवन, इवन लोकसभा, ये सारे ग्राउंड नहीं हो सकते हैं। वायलेशन, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वायलेशन होना चाहिए, और ये ग्राउंड नहीं हो सकते कि असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई थी, इस तरीके के ग्राउंड नहीं है। फिर देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो इलेक्शंस हैं उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, मैलिशियस है, तो वो क्या है, इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है। फिर उसको जो इलेक्शन हुआ है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है। बट यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, बट जो जो डिसीजंस हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, कंप्लीट किए जा चुके हैं, रॉन्गफुल, ठीक है, कंप्लीटेड बाय दी रॉन्गफुल प्रेसिडेंट, वो तब भी वैलिड रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर इलेक्शन जो है वो मैलिशियस था और वो रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने अगर कोई ड्यूटी डिस्चार्ज करते टाइम अगर कोई डिसीजंस लिए हैं तो वो डिसीजंस जो है वो कंटिन्यू टू वैलिड रहेंगे, और वो जो है वो कैंसिल नहीं किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इम्पीचमेंट देखते हैं प्रेसिडेंट की, कि कैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है।
देखिए ये जजेस और पीएम जो होते हैं इनको रिमूव किया जाता है और प्रेसिडेंट जो है ना उसको इम्पीच किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट को केवल इम्पीच किया जाता है और इम्पीचमेंट ना एक प्रोसेस है कि अगर एक बार वो कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली ही विल बी गॉन। तो प्रेसिडेंट हमेशा इम्पीच किया जाता है और बाकी लोगों को रिमूव किया जा सकता है। तो आप कभी इस तरीके से मत कहिएगा कि जो प्रेसिडेंट है उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ इम्पीच होता है और इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है। वंस इट इज कंप्लीटेड एंड ही इज गॉन। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। देखिए प्रेसिडेंट जो है एक प्रोसेस, इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है। वंस द प्रोसेस इज डन ऑटोमेटिकली गॉन। और जजेस के केस में जो है वो इम्पीचमेंट प्रोसेस इज देयर बट प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट। जजेस के केस में इम्पीचमेंट प्रोसेस है लेकिन प्रेसिडेंट को उसे साइन करना पड़ेगा और वो रिफ्यूज भी कर सकता है उसको साइन करने में। तो एक ऑटोमेटिक रिमूवल नहीं है और इम्पीचमेंट में इसमें क्या है, ऑटोमेटिक रिमूवल है। और देखिए ग्राउंड क्या है, रिमूव्ड इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इम्पीचमेंट हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से कि ये एक तरीके से पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। जो एक बार कंप्लीट हो गई तो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 61 जो है वो क्या कहता है। आर्टिकल 61 क्या है? देखिए यहाँ पर जो मोशन और रिजोल्यूशन है ना उसका मतलब सेम है। तो जो ये मोशन है इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा में करिए और चाहे राज्यसभा में करिए। ठीक है। और 1/4 जो है वो उन लोगों की जरूरत पड़ेगी जो हाउस की स्ट्रेंथ है। एक 14 डे का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है। एक 14 डे का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को बिफोर टेकिंग अप दी मोशन। इसका रीजन ये होता है, देखिए हर चीज का एक रीजन होता है। इसका रीजन होता है कि 14 डे का नोटिस इसलिए दिया जाता है ताकि अगर कोई पेंडिंग वर्क हो ना तो वो उसको कंप्लीट कर ले। फिर उसके बाद देखिए इसको जो मोशन को है इसको पास होना पड़ेगा 2/3 जो है, जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, 2/3 टोटल स्ट्रेंथ जो हाउस की है उससे पास होना पड़ेगा। फिर देखिए एक बार ये हो गया, फिर जो सेकंड हाउस है ना वो इंक्वायरी करने के लिए इसको एक कमेटी बना सकता है। अब ये जो है ये इंटरनल भी हो सकती है और सीबीआई वगैरह भी इसमें यूज कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट में आकर के ना इंक्वायरी कमेटी जब बनती है तो प्रेसिडेंट जो है अपने आप को डिफेंड कर सकता है किसी तरीके से, लॉयर वगैरह से, इस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर सकता है। फिर सेकंड हाउस अगर इंक्वायरी के बाद वोट करता है, ठीक है, अगर वोट करता है फिर से 2/3 जो है टोटल स्ट्रेंथ का उस पर वोट करता है तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट जो होता है वो इम्पीच हो जाता है। ठीक है। ये इम्पीचमेंट प्रोसेस था पूरा। तो इसमें बहुत सारे लूप होल हैं कि अगर गिल्टी नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, क्या होगा। तो ये अभी बहुत ज्यादा इसमें क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इस तरीके का कभी कुछ हुआ नहीं है। अच्छा देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको ओथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। अब देखिए एसेंट टू लेजिस्लेशन और वीटो पावर को डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट के। देखिए जो पावर होती है ना चीफ एग्जीक्यूटिव की टू प्रिवेंट परमानेंटली और टेम्परेरी दी एनेक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। जब बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को तो उसके पास 4 कंडीशन होती हैं। ठीक है। 4 चॉइस होती हैं बिल जब प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो पहला देखिए क्या होता है। देखिए वो एसेंट दे देता है और बिल जो होता है वो एक्ट बन जाता है। पहला है कि अपना एसेंट दे दिया और जो बिल है वो बन गया एक्ट। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या कर सकता है, वो डिक्लेयर करता है, विदहोल्ड कर देता है, मतलब विदहोल्ड करता है साइन करने से। और इसका एक तरीके से मतलब होता है नो। तो जो बिल होता है ना वो वहीं पर किल हो जाता है और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। फिर ये जो है ना एब्सोल्यूट वीटो ये एप्लीकेबल है किसके लिए, फाइनेंशियल और ऑर्डिनरी बिल के लिए। ठीक है। फाइनेंशियल और ऑर्डिनरी बिल के लिए। और टेक्निकली देखें तो मनी बिल को भी वो मना कर सकता है, पर जबकि मनी बिल उन्हीं की परमिशन से पेश किया जाता है तो वो बाद में उसको मतलब विदहोल्ड नहीं करते हैं।
तो ये एक्सरसाइज किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये कब एक्सरसाइज करते हैं? देखिए ये एक्सरसाइज जनरली तब करती है, मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो गई, अब जो नई गवर्नमेंट है वो रिजेक्ट कर रही है अपोजिशन के बिल को इस स्टेज में आकर। मान लीजिए अपोजिशन ने पास करा दिया किसी तरीके से बिल को पार्लियामेंट में, तो यहाँ पर वो इसको रोक सकते हैं और एब्सोल्यूट वीटो का एक्सरसाइज किया जा सकता है। अब तक देखिए एब्सोल्यूट वीटो जो है ना उसका यूज 2 बार हुआ है। एक तो पेप्सू में हुआ है, पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन अप्रोप्रिएशन बिल 1956 में। उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो हुआ क्या था, देखिए दोनों हाउस ने बिल को 1954 में पास कर दिया था, और जो जैसे जो स्टेट थी ना वो अंडर प्रेसिडेंट रूल थी, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल था वो 8 मार्च को खत्म हो गया था अपने आप, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया गया तो फिर उसको फिर कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो और दूसरा था सैलरी अलाउंस और पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल 1991 में। तो जो बिल था वो पास किया गया था लास्ट डे में बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, विदाउट ऑब्टेनिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम द ऑफ प्रेसिडेंट। फिर देखिए तीसरा क्या कहता है, जो तीसरा आता है प्रेसिडेंट, वही आता है प्रेसिडेंट जो है वो बिल को वापस भेजता है। मतलब प्रेसिडेंट के पास बिल आया, ठीक है, अब प्रेसिडेंट को लगा कि इसको एक बार फिर से रिकंसिडर करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट ने इसको क्या किया, बिल को वापस भेज दिया, एक बार फिर से इसको रिकंसिडर कर लीजिए, कुछ सजेशन इसमें बता दिया कि ये सब ऐड कर लीजिए, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट ने कंसिडर कर लिया, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं दोबारा पार्लियामेंट गया और फिर ये दोबारा फिर प्रेसिडेंट को भेजा गया, ठीक है। तो जब जो सेकंड टाइम होता है ना, सेकंड टाइम में प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, तो इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। और ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर फाइनेंशियल एंड ऑर्डिनरी बिल, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखिए गवर्नमेंट ऑफिस वेयर होल्डर गेट सम काइंड ऑफ मॉनेटरी गेन, जो होल्ड कर रहा था उसको कुछ फायदा होता है तो बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद देखिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है कुछ, ये यूजफुल हो सकती है। जैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, ये 2004 में क्रिएट हुई, तो सोनिया गांधी जो थी वो इसकी चेयरमैन थी। और यूपीए को लगा, ऐसा फेल्ट किया उसने कि ओनली हर कैन बी चेयरमैन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, गवर्नमेंट जो है एग्जेम्प्ट कर सकती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो यूपीए ने लिखा नेम नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में चेयरमैन का, तो कलाम ने इसको वापस कर दिया, ठीक है। जो डॉक्टर कलाम प्रेसिडेंट, तो उन्होंने इसको वापस कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आई डोंट केयर वेदर एनएसी शुड बी देयर इन द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड ऑफिसेज और नॉट। उन्होंने बोला कि पहले डिफाइन करो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, ठीक है, एंड स्टेट व्हाई सम ऑफिसेज आर एग्जेम्प्टेड, और ये भी स्टेट करो कि क्यों कुछ ऑफिसेज को एग्जेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट ने उसको दोबारा रिसेंट किया, तो कलाम, डॉक्टर कलाम जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे, उनको उसमें साइन करना ही पड़ गया। यहाँ पे इन्होंने सस्पेंसिव वीटो का यूज किया था। तो ये एग्जाम्पल है, आप इससे आप इसको देख सकते हैं। तो प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम अप्लाइड सस्पेंसिव वीटो ऑन पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 2006, ठीक है। फिर देखिए चौथा क्या होता है, चौथा होता है देखिए पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में देखिए क्या होता है, पॉकेट वीटो जो एप्लीकेबल होता है ना वो ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल के लिए एप्लीकेबल होता है। अब इसमें क्या कहते हैं ना, बिल जो होता है वो टेबल पे पड़ा रहता है कि हाँ साइन कर रहे हैं, कोई डिसीजन जो है वो नहीं बनाते हैं, मन नहीं बनाते हैं कि इसको साइन करना है। और इसका ओनली एग्जांपल हम लोग को देखने को मिलता है 1985 में, जब प्रेसिडेंट जो थे वो ज्ञानी जेल सिंह थे, और ये अपॉइंट किए गए थे बाय इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उससे ये अपॉइंट किए गए थे। तो टिल इंदिरा गांधी वाज देयर, ज्ञानी जेल सिंह वाज बहुत ज्यादा ओबीडियंट थे, उनकी सब बात मानते थे। फिर जब सिख रियॉट्स हुए थे तो वो बहुत खुश नहीं थे गवर्नमेंट से, ज्ञानी जेल सिंह। तो राजीव गांधी एक बिल लाए, इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल 1985,
ठीक है, इसमें क्या था, गवर्नमेंट को पावर मिल जाती कि वो कोई भी कम्युनिकेशन था किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको वो स्नूप कर सकते थे। तो उस टाइम पे ही इन्होंने देखिए दिमाग लगा दिया कि लोगों की जो प्राइवेसी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उस पर पूरी नजर रखी जाए किसी भी तरीके की। तो इन्होंने बिल को पॉकेट करके रखा, साइन ही नहीं किए, वो टेबल पे पड़ा रहा 4 साल के लिए। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए और पीएम भी चेंज हो गए। तो जो नए प्रेसिडेंट आए वेंकट रमन ने, उनको उन्होंने वापस इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज दिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो बिल था उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की कि ही नीड नॉट टू टेक एडवाइस। तो ये 4 हम लोगों ने वीटो डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होती है प्रेसिडेंट की। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, राम जवाई वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 ये केस है, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955। अब देखिए, इसमें ये बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इज ओनली अ नॉमिनल हेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केवल नॉमिनल हेड हैं। और आर्टिकल 53 जो है हैज टू बी ऑलवेज रेड विद 74। और ये जो केस था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974, और इसमें बताया गया जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है इनको हैज टू उनको एक्ट करना पड़ेगा एडवाइस में ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। फिर देखिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंस देखते हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में। ठीक है, तो ये देखिए कि इसमें जो हेड होता है स्टेट का वो नॉमिनल हेड होता है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो वेस्ट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जिस जो हेड करता है पीएम। और वो जो पीएम होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है लेजिस्लेचर को। जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो मेंबर होते हैं किसके, लेजिस्लेचर के भी। ठीक है, देखिए 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं कि उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल 1978 अमेंडमेंट जो था इमरजेंसी के बाद आया था, जब जनता पार्टी वगैरह थी, सफरिंग ड्यू टू इमरजेंसी, उसने ये प्रोविजंस इसमें बहुत सारे जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिए थे। अब देखिए जो प्रेसिडेंट है ना, ही कैन नॉट एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉर कैन ही एक्ट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। फिर देखिए एक केस था यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी 1971। तो उसमें देखिए देयर सेल, इसमें बताया कि देयर सेल ऑलवेज बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑलवेज। देयर सेल ऑलवेज बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इवन व्हेन लोकसभा स्टैंड डिसॉल्व, चाहे लोकसभा जो है वो डिसॉल्व ही क्यों ना हो, केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वहां पर हो ही सकते हैं। जैसे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो मेजोरिटी नहीं दिखा पाए थे अपनी गवर्नमेंट में, लेकिन तब भी वो केयर टेकर जो थे वो बने थे, और जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बन गई थी। ठीक है, तो हमेशा ही कोई जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एग्जिस्ट करेगी, और जिसमें वो कॉन्फिडेंस दिखाएंगे प्रेसिडेंट वो बनती है, उसकी गवर्नमेंट बनती है। देखिए इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इन मेजोरिटी प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस देम इन। अगर देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी में है तो जो प्रेसिडेंट है ना वो डिसमिस नहीं कर सकते हैं, ये अपने डिस्क्रिशन में अपनी पावर में उसको मतलब ये डिसमिस नहीं कर सकते गवर्नमेंट को अगर वो मेजोरिटी में है। और जो एडवाइस होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो बाइंडिंग होगा उनपे। तो जो अंबेडकर जी थे उन्होंने कंपेयर किया था इंडियन प्रेसिडेंट को विथ क्राउन इन इंग्लैंड, क्वीन रेन्स नॉट रूल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रूल। तो जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का वो मोर और लेस देखिए सेरिमोनियल डिवाइस है एक। फाइनली इसको समझिए कि जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का वो मोर और लेस ये है सेरिमोनियल डिवाइस है। अब उसके आगे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज कास्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज एन एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, but in actual practice it is the president who is the advisor to council of minister because of his vast experience and neutrality। अब देखिए ये भी हम लोगों ने देख ही लिया है
इसको डिस्कस कर लिया है। अब देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी पावर देख लेते हैं प्रेसिडेंट की। डिस्क्रिशनरी पावर को देखते हैं। देखिए जब हम पावर देखते हैं प्रेसिडेंट की, तो आप देखिएगा कि गवर्नर के लिए देखिए स्पेसिफिक लिस्ट होती है डिस्क्रिशनरी पावर की, ठीक है। और जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं वो सिचुएशनल होते हैं और अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं। जैसे आपने सस्पेंसिव वीटो देखा, सिचुएशन के हिसाब से कैसे यूज कर रहे हैं वो इसको। पॉकेट वीटो देखा, अंडर आर्टिकल 74 देखा कि ही कैन आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर दी सजेशन, ये आपने देखे। देखिए जो हम लोग वापस भेजते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि डिसीजन को डिले करना, ठीक है, ताकि अगर कुछ हड़बड़ी में डिसीजन लिया गया हो उसको सुधारा जा सके और लोगों में अवेयरनेस की जा सके। अगर चीजें डिले होंगी, अगर मीडिया इन्वॉल्व होगी तो चीजों को डिस्कस की जाएंगी और लाइमलाइट में चीजें आएंगी तो क्लैरिटी आएगी कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, या अच्छा है या कुछ खराब है इसमें। तो लोग अवेयर होंगे बेसिकली उस चीजों के बारे में। फिर देखिए when no party or coalition of parties enjoy clear majority, जब कोई भी पार्टी एंजॉय नहीं करती क्लियर मेजोरिटी लोकसभा में, तो जो प्रेसिडेंट है उसके पास डिस्क्रिशन होता है कि वो इनवाइट करता है उस लीडर को पार्टी के कोलिशन में, हु इन हिज ओपिनियन, जो उसके ओपिनियन में एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकता है। अब देखिए आर्टिकल 78, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी देता है प्राइम मिनिस्टर को कि वो इन्फॉर्म करे प्रेसिडेंट को अबाउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट का कि वो पूछ सकता है, सारी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। फिर देखिए प्रेसिडेंट जो है वो एनकरेज भी कर सकता है और वार्न भी कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए। जैसे प्रणब मुखर्जी ने लेटर लिखा था जयराम नरेश को कि यू आर डूइंग वेल, प्रेसिडेंट सेड नॉट टू यूज कैशल क्लास थरूर के ट्वीट में। इस तरीके से वो एनकरेज कर सकता है और देखिए वार्न भी कर रहा है। फिर देखिए आर्टिकल 85 में क्या कहता है। देखिए इसमें क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो डज नॉट एडवाइज द प्रेसिडेंट प्रॉपरली। अगर प्रॉपरली एडवाइस नहीं करते हैं सम्मन करने के लिए सेशन पार्लियामेंट का, तो प्रेसिडेंट जो है अपने डिस्क्रिशन में काम कर सकता है। देखिए मान लीजिए नहीं बोला कि मत करिए, इनका कुछ लॉस हो रहा होगा तभी तो नहीं बोलेंगे ना कि आप लोग सम्मन करिए प्रेसिडेंट को। मान लीजिए गवर्नमेंट गिरने वाली तो वो तो कभी बुलाएंगे नहीं। तो ये यहाँ पे प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन होता है, उसको वो इन्वाइट कर सकता है अगर उसको फील हो रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि भैया नो कॉन्फिडेंस हो सकता है पार्लियामेंट में पास हो जाए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है। देखिए फिर देखिए प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व नहीं कर सकता है लोकसभा विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट ये बट हाउएवर जरूर ध्यान रखिएगा, बट द एडवाइस इज बाइंडिंग। ये बाइंडिंग हो जाता है ओनली व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इन मेजोरिटी। जब मेजोरिटी में होंगे तब ये एडवाइस जो है वो बाइंडिंग में हो जाता है। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल ने एडवाइस दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को कि वो डिसॉल्व कर दें गवर्नमेंट को, तो जंग ने डिसॉल्व नहीं की, जबकि उन्होंने उन्होंने चांस दिया बल्कि बीजेपी को कि वो गवर्नमेंट बनाए, तो वो सही थे अपनी जगह। अब देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है। देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एंजॉय नहीं करती है मेजोरिटी इन लोकसभा, सो इट इज नॉट सपोज टू टेक। तो कोई ऐसा उनको डिसीजन नहीं लेना चाहिए बहुत बड़ी पॉलिसी का बनाने का, इस तरीके से कुछ उनको नहीं करना चाहिए। और वही डिसीजन लेने चाहिए उन लोग को जो डे टू डे हेल्प करें एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इट इज फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड इफ द डिसीजन इज नेसेसरी और नॉट। और फिर वो प्रेसिडेंट के लिए होगा डिसाइड करने के लिए कि वो डिसीजन नेसेसरी है कि नहीं है। अभी जो वीवी गिरी थे ये ओनली पर्सन थे जो उन्होंने सर्व किया बोथ एज अ प्रेसिडेंट और एक्टिंग प्रेसिडेंट। और राजेंद्र प्रसाद केवल ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 टर्म्स के लिए इसको सर्व किया है। तो ये प्रेसिडेंट था पूरा। आई होप आप लोग को प्रेसिडेंट क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको पता ही होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ही सबको अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, कैग हो गया, गवर्नर ऑफ स्टेट हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, ठीक है, ये सीबीसी हो गया। ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी सारी प्रेसिडेंट ही होती है इनकी। बाकी ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया है, कुछ बचा नहीं है। देखिए 4 टर्म है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए एक होता है पार्डन। देखिए पार्डन का मतलब होता है कि कंप्लीटली फ्री कर देना। मान लीजिए
क्या कहते हैं, फांसी की सजा थी और बिल्कुल उसको खत्म कर दिया, बिल्कुल माफ कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट पार्डन। फिर वो दूसरा टर्म होता है रेप्राइव। रेप्राइव का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन कर देना सेंटेंस का। टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसका टेम्परेरी थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं। फिर होता है रेमिशन। देखिए रेमिशन का मतलब होता है कि अवॉर्ड करना लेस सेंटेंस, अवॉर्ड करना लेस सेंटेंस। तो देखिए अवॉर्ड कर रहे हैं अगर लेस सेंटेंस को, मान लीजिए 10 साल की सजा दी है, रिगरस पनिशमेंट दी है, तो उसको लाइटर पनिशमेंट करके 2 साल या 5 साल कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। और कम्यूटेशन होता है जो चौथा होता है, उसको बोलते हैं कम्यूटेशन। इसका मतलब होता है कि पनिशमेंट के नेचर को चेंज कर देना। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया फाइनली, लगभग लगभग सब कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, और पूरी पॉलिटी की सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।